Hi everyone, welcome you all to your own channel JK Civil Services. So this video is part 1 of our new series जहाँ पे हम economics के basic cover करेंगे and the content has been designed in such a way that whether you are preparing for JK SSB exams or JK PSC or UPSC exam, this is going to be beneficial for all of you. Okay? So without any further delay, let's see कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है? So today we will deal with कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज वो देखेंगे. देन विल डील विद इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इससे क्या होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके. देन विल डील विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, देन एनडीपी हुआ, एनएनपी हो गया. ठीक है. विल ऑल्सो सी कि ग्रॉस एंड नेट इसमें क्या रिलेशनशिप है और कैसे हम ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को. एंड विल ऑल्सो सी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है. ओके. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. ओके. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस जो हमको बताती है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन किस तरह से होना चाहिए. ठीक है. नाउ ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं. गुड्स मीन्स कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जो कि एक टेंजिबल चीज़ है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका फर्नीचर हो गया, आपके कोई टेक्सटाइल्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी एग्जाम्पल्स क्या हैं गुड्स की, जो आप देख सकते हो चीज़ें. एंड सर्विसेज क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर रहा है, तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. उससे आपको एक बेनिफिट हो रहा है. सिमिलरली जैसे टीचर है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो जो टीचिंग है, जो वो आपको टीच कर रहे हैं, वो एक सर्विस हो गई. ठीक है. उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है. तो ये चीज़ें हो गई गुड्स एंड सर्विसेज. एंड इनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन किस तरह से हो रहा है, वो चीज़ हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में. ओके. नाउ वाई डू वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की. It helps individuals, businesses and nations to properly allocate resources and do its optimal utilization. तो इकोनॉमिक्स हमको समझाता है कि हमको कहाँ पे अपने रिसोर्सेस लगाने चाहिए जहाँ से हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसके पास 100 रुपीज़ है. अब वो सोचेगा कि हमको एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए या हेल्थ सेक्टर में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में. तो इकोनॉमिक्स की हेल्प से उसे पता चलेगा कि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा लगाता हूँ या मैं हेल्थ में ज़्यादा पैसा लगाता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट मिलेगा. तो ये चीज़ हमको इकोनॉमिक्स समझाती है. सो इसीलिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है. नाउ इकोनॉमिक्स हैज़ 2 ब्रांचेस. फर्स्ट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल हमको पता है ना, माइक्रोस्कोप होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए. तो वैसे ही आप याद रखो कि माइक्रो मीन स्मॉल. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी से, कि पूरे कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, पूरी रीजनल इकोनॉमी कैसी है, या फिर पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी है. तो जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं. ठीक है. अब एग्जाम्पल अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो होती है जीडीपी एंड नेशनल इनकम. सो जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी जस्ट इसको एग्जांपल के लिए समझिए. जीडीपी, जब भी हम बात करते हैं कि किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, तो हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है. तो जीडीपी क्या हो गया, एक ओवरऑल इकोनॉमी का इंडिकेटर हो गया. ओवरऑल इकोनॉमी को बताते हैं कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी ऐसी चल रही है या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ऐसी चल रही है. सिमिलरली अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो भी पूरे नेशन की इकोनॉमी की कंडीशन बताता है. ठीक है, कि किसी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है. तो ये 2 इंडिकेटर क्या हो गए, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं, एंड इनको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है. इसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल लेवल पे. माइक्रो लेवल पे हम कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर स्टडी करेंगे. ठीक है. तो मतलब इसमें सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आ जाता है. सप्लाई क्या कौन करता है, प्रोड्यूसर. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो फार्मर है वो ओनियन ग्रो कर रहा है, वो प्रोड्यूसर हो गया, वही डिटर्मिन करेगा कि ओनियन की सप्लाई कितनी होगी. ओनियन की सप्लाई ज़्यादा आएगी या कम आएगी, तो वो चीज़ क्या कौन डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा. एंड उसी के हिसाब से प्राइस एंड डिमांड फ्लक्चुएट करेंगे. अभी हम इनमें रिलेशन देख लेते हैं कि सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशन होता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का. सो फर्स्ट थिंग इज़
जब भी सप्लाई, किसी भी चीज़ की सप्लाई जब बढ़ती है, फॉर एग्जांपल ओनियंस हैं, उनकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उसके प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सप्लाई जब ज़्यादा होती है चीज़ की तो प्राइस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों के पास सेम चीज़ बिक रही है, हम मार्केट में जा रहे हैं, सबके पास ओनियन है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा, जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि हम जिसके पास मर्जी जाएँ तो हम वहाँ से चीज़ खरीदेंगे जहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस पे हमको मिल रहा होगा। तो इसीलिए प्राइस जो है हमेशा कम जाएगा जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी। एंड जब प्राइस कम जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अफोर्ड कर पाएंगे लोग, तो उसकी वजह से डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? सप्लाई अगर ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा एंड डिमांड ज़्यादा होगी। एंड इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब भी सप्लाई किसी चीज़ की कम होगी, अब ओनियन की सप्लाई जो है वो मार्केट में कम हो गई तो मतलब प्राइस इसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कम लोगों के पास वो चीज़ है और जब कंज्यूमर लेने जा रहे हैं मार्केट में वो चीज़, उसके पास ऑप्शंस कम अवेलेबल है, उसको 2-3 दुकानें ही मिलेगी, वो वहाँ से ही लेगा, ठीक है। और जितने भी प्राइस में मिल रहा है वो उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी ओनियंस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम ओनियंस कम खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? प्राइस बढ़ने की वजह से। तो जब भी सप्लाई कम होगी प्राइस बढ़ जाएंगे एंड डिमांड उस चीज़ की कम हो जाएगी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ एक फैक्ट है छोटा सा, दैट फाउंडर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, और हम ये भी बोल सकते हैं कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स वो है एडम स्मिथ। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ क्या होती हैं। तो वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमीज़ वर्क करती हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज़ होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमीज़। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती है, सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको प्राइवेटली ओन की जाती है, कुछ कंपनीज उनको ओन करती है। एंड सेकेंड थिंग क्या होती है कैपिटलिज्म में, कि जो मार्केट फोर्सेज होती है वो डिटर्मिन करती है कि किसी चीज़ के प्राइस क्या होंगे। मार्केट फोर्स मतलब कि किसी चीज़ की सप्लाई क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, वो चीज़ डिटर्मिन करेगी कि उस चीज़ के प्राइस कितने होंगे। तो किसी भी चीज़ के प्राइस मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करेंगी, स्टेट कंट्रोल नहीं करेगी प्राइसेस को। उस चीज़ को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड उसकी एग्जांपल हो जाएंगी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली क्या होता है कि स्टेट ओन्ड चीज़ें होती है, इंडस्ट्रीज जो है वो स्टेट ओन्ड होती है, चीज़ों के प्राइसेस जो है वो स्टेट कंट्रोल करती है, तो हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। लेकिन अब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि सोशलिस्ट वाला जो है वो थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म होता है, कम्युनिस्ट थोड़ा सा एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है। सोशलिस्ट में क्या होता है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो इन चीज़ों को कम्प्लीटली स्टेट ओन करेगा। लेकिन जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हो गई, जैसे लैंड हो गया, छोटे मोटे मैटर्स जो होते हैं वो कम्युनिटी ओनरशिप में आएगा, ठीक है, उनको कम्युनिटी खुद मैनेज कर सकती है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिस्ट स्टेट में क्या होता है कि कम्प्लीटली सारी चीज़ें स्टेट ओन्ड होती है। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस हो गया? सोशलिज्म थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म है, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होगी, लेकिन कम्युनिस्ट में बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म का सेंट्रलाइजेशन होता है। और इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं रशिया की, ठीक है। रशिया पहले जो था बहुत ही कम्युनिस्ट था और बाद में फिर अभी वो थोड़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी है। एंड थर्ड, अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। कुछ चीज़ें प्राइवेटली ओन्ड होती हैं एंड कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड होती है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में क्या है, प्राइवेटाइजेशन भी है हमारे, कुछ अपनी जैसे रिलायंस वगैरह कुछ प्राइवेट कंपनीज भी चीज़ें ओन कर रही हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट भी डिसाइड करता है, जैसे कि हमारा डिफेंस हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हम कवर करने वाले हैं इन आर कमिंग 10 to 12 लेक्चर्स। सो फर्स्ट इज नेशनल इनकम। इसमें हम जीडीपी पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन एनडीपी पढ़ेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये चीज़ें पढ़ेंगे। देन डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। देन मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेट करता है ये, ठीक है।
मतलब इसमें हम मनी सप्लाई पढ़ेंगे, हम बैंकिंग पढ़ेंगे एंड आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। देन हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो मनी से रिलेटेड है, फिजिकल पॉलिसी भी मनी से रिलेटेड है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो है मनी सप्लाई वगैरह वो सब हैंडल करती है चीज़ आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। लेकिन फिजिकल पॉलिसी को हैंडल करती है हमारी गवर्नमेंट। तो जब भी कहीं लिखा हुआ होगा फिजिकल पॉलिसी तो वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ओके। उसमें हम पढ़ेंगे बजट एंड डेफिसिट की कुछ टाइप्स होती हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमारा फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। ये पूरा इसका चैप्टर पढ़ेंगे एक अलग से। देन फॉरेक्स रिजर्व करके एक टर्म होती है, इन्फ्लेशन होती है जिसको महंगाई बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका अपने हर एक वर्ड डेफिनेशन का ध्यान से देखना है बिकॉज इसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चली कि जीडीपी क्या होती है? टोटल मनी वैल्यू, टोटल फाइनल वैल्यू जो होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों का आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जीडीपी में सिर्फ गुड्स का जो है फाइनल वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो कौन सी वैल्यू इंक्लूड होती है? फाइनल वाली। जब मार्केट में वो चीज़ चली गई उसकी फाइनल वैल्यू क्या है वो चीज़ ऐड होती है जीडीपी में। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? जो कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अभी इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है ये अब हम आगे समझेंगे डिटेल में। एंड इन अ गिवन ईयर, तो एक साल में एक कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम कहेंगे जीडीपी, ओके। अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं और कौन सी नहीं करते इंक्लूड, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी नहीं इंक्लूड करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो भी हमारी टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उन सबकी मनी वैल्यू जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो हम काउंट करेंगे जीडीपी में। तो मतलब अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया में कुछ प्रोड्यूस करे क्या उसकी वैल्यू काउंट होगी? यस, क्योंकि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? वो इंडिया में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, चाहे वो फॉरेनर कर रहे हैं, बट अगर इंडिया में वो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। इंडियंस अगर कुछ इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या वो काउंट करेंगे? यस, ऑब्वियसली करेंगे। देन हमारी जो इंडियन एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स हैं इन अब्रॉड, हम उनको भी जीडीपी में काउंट करते हैं। ये एम्बेसीज, कंसुलेट्स, ये सब क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स वर्क करते हैं बाहर कंट्रीज़ में, जब वो स्टे करते हैं तो उनको एम्बेसीज और कंसुलेट्स में वो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं। तो इसको भी हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। देन हमारी जो शिपिंग वेसल्स, मतलब शिप्स जो हैं जो कि बाहर पेट्रोलिंग वगैरह करती है ओपन ओशंस में, या एयरक्राफ्ट जो कि किसी और कंट्री में हमारे डिप्लॉयड है, तो वो सब हमारी जीडीपी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब आप इसको लिंक कर सकते हो इकोनॉमिक टेरिटरी से कि हमने इकोनॉमिक टेरिटरी में क्यों कहा था कि जीडीपी जो है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में जो जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उनकी फाइनल वैल्यू को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है एम्बेसीज वगैरह और हमारी शिपिंग वेसल्स जो कि इंडिया में नहीं है, मतलब हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं है, जो भी इंडिया का मैप है उस टेरिटरी में नहीं है, उसके बाहर है कहीं पे स्टेशन, लेकिन तब भी हम उनको अपनी इकोनॉमी में इंक्लूड कर रहे हैं, अपनी जीडीपी में इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि इकोनॉमिक टेरिटरी, ओके। देन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जीडीपी में इंक्लूड हम नहीं करते? फर्स्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया। तो जो भी चीज़ें इंडिया के बाहर प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा कि जो भी चीज़ें हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है हम उनको जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। और जो चीज़ें बाहर प्रोड्यूस हो रही है, मान लो कोई चीज़ यूएसए में प्रोड्यूस हो रही है, चाहे उसको कोई इंडियन ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कोई इंडियन है जो वहाँ पे काम करता है, वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यूएसए में कर रहा है, बाहर इंडिया के कर रहा है, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट इज हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है जिसको हम सेकेंडरी इनकम बोलते हैं। अभी सेकेंडरी इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लेते हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी इनकम, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी इनकम, ठीक है। प्राइमरी इनकम क्या हो गई? जो हमने कोई चीज़ परचेज़ की या हमने कोई चीज़ सेल की,
या कोई न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उससे जो इनकम होती है, मान लो हमने कोई फार्मर है, उसने कोई चीज़, कोई क्रॉप प्रोड्यूस की, उसको बेच के उसको जो इनकम हुई वो होगी प्राइमरी इनकम। कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करके या कोई नई सर्विस प्रोवाइड करके अगर कोई इनकम प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इनकम। ठीक है, किसी नई चीज़ की परचेज और सेलिंग होती है, उससे जो इनकम आती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी इनकम। लेकिन सेकेंडरी इनकम क्या हो जाएगी? जब कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई चीज़ को आप खरीदना या बेचना, उसका कुछ नहीं हो रहा, कोई नई चीज़ भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन तब भी आपके पास इनकम आ रही है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनकम। वो कैसे आ सकती है? गिफ्ट के थ्रू, आपको किसी ने कोई गिफ्ट कर दिया, आपको किसी ने कोई डोनेशन कर दी या कोई चैरिटी कर दी, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सेकेंडरी इनकम, क्योंकि आपने बिना किसी सर्विस के, आपने कोई उनको काम नहीं दिया, आपने कोई चीज़ उनको बेची नहीं, तब भी आपको इनकम मिल रही है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनकम। नाउ हमारी सेकेंडरी इनकम की ही एक एग्जांपल है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती है? देखो, जब ए टू बी मनी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन बी जो है वो ए को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, ये इसको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं कर रहा, बट ए तब भी उसको मनी दे रहा है, तो ये हो गया ट्रांसफ़र पेमेंट्स। मतलब बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हुए, बिना किसी सेलिंग या परचेज के हुए जब मनी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स की क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं? मनी ट्रांसफर फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स मतलब जो वेलफेयर स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो भी मनी ट्रांसफ़र होती है, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा जो पेंशन्स मिलती है हमको ओल्ड एज में, डिसेबिलिटी पेंशन्स मिलती हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, जो बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो गई, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, जहाँ पे हमको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। देन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स। तो ये सब चीज़ें होती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। ओके, नाउ इसकी एक्सेप्शन भी है एक, कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स डज नॉट इंक्लूड सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ इंक्लूड नहीं करता ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब ये सब्सिडीज़ क्या होती हैं? तो अब सब्सिडी क्या होती है? मान लो एक फार्मर है, ठीक है, उसको एक ट्रैक्टर चाहिए या कोई और मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, और उसका अगर हम मार्केट प्राइस देखें तो मान लो 100 रुपीज़ है। अब फार्मर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा ही होगा, तो हम 100 रुपीज़ लेके चलते हैं। फार्मर अगर इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ठीक है, इसका 40% मैं पे कर दूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी कि 40% मैं पे कर दूंगा और बाकी तुम खुद कर लेना मैनेज, ठीक है, या लोन वगैरह ले लेना। तो ये जो 40% गवर्नमेंट पे कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं सब्सिडी। ठीक है, जो हेल्प गवर्नमेंट दे रहा है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है ना कुछ बाय करना है, उसको ट्रैक्टर बाय करना है, उससे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और गवर्नमेंट इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, बोल रहा है कि 40% गवर्नमेंट पे कर देगी। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सब्सिडी। ओके, एंड सब्सिडी को हम ट्रांसफ़र पेमेंट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है एक्चुअल में, जहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तो इसीलिए इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स में काउंट नहीं करते। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर सब्सिडीज़ जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है, एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सब्सिडीज़ जो हैं वो जीडीपी में इंक्लूड होती है? क्या ये जीडीपी में इंक्लूड होती है? सो आंसर वुड बी नो। वाई? क्योंकि सब्सिडी किस पे मिल रही है? सब्सिडी हमको मिलती है इनपुट पे। अब जैसे हमने फार्मर जो ट्रैक्टर ले रहे थे, ठीक है, उसकी हमने एग्जांपल देखी, तो ट्रैक्टर क्या है? वो एक इनपुट है, वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है, वो जस्ट हम फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जीडीपी हमने क्या पढ़ा? जीडीपी क्या होती है? वो हमेशा फाइनल वैल्यू, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनकी वैल्यू को काउंट करता है। ओके, तो मतलब जो इनपुट पे सब्सिडी वगैरह मिल रहा है, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि सब्सिडीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी, लेकिन सब्सिडीज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। ओके, सब्सिडीज इंटरमीडिएट गुड्स पे मिलती है, वो इनपुट पे मिलती है, इसीलिए उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया हमारा।
उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन GDP। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ GDP। तो वही जैसे हमने देखा कि फार्मर्स ने ट्रैक्टर परचेज किए। अब ट्रैक्टर्स जो है वो इनपुट है, ट्रैक्टर के बाद में हम क्या करेंगे, वो क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्रॉप से बाद में प्रोसेसिंग करके राइस प्रोड्यूस होगी। तो जब हम GDP इंक्लूड करेंगे तो क्या हम इन सभी चीज़ों को काउंट करेंगे? नो, हम सिर्फ और सिर्फ राइस की फाइनल मार्केट वैल्यू को काउंट करेंगे GDP में, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ट्रैक्टर हो गया, क्रॉप जब प्रोड्यूस करने में जो सीड्स वगैरह फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब इनपुट्स हैं, उनको हम बोलते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स। एंड वो चीज़ें GDP में कभी भी काउंट नहीं होती, ठीक है। हम हमेशा फाइनल वैल्यू जो हमारी राइस है यहाँ पे, उसकी फाइनल वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू जो है उसको GDP में इंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट थिंग है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो भी GDP में काउंट नहीं होती। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट होता क्या है, पहले तो हम लोन लेते हैं बैंक से, उस पर हमको हर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो लोन है इसको हम GDP में इंक्लूड करते हैं, जबकि इंटरेस्ट को GDP में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज जब भी हम लोन लेते हैं वो किसी पर्पज़ से लेते हैं, हमको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमको कोई न्यू हाउस बाय करना है, या हमको कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, या कुछ भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमेशा हम लोन लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ GDP में इंक्लूड होगी, जबकि इंटरेस्ट जो है वो हम जस्ट हर मंथ एक इंस्टॉलमेंट जो है इंटरेस्ट की वो दे रहे हैं बैंक को, बट उससे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए लोन जो है वो GDP का पार्ट होता है, बट इंटरेस्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ GDP। सो ये चीज़ें हमने देख ली कि कौन कौन सी चीज़ें हम GDP में इंक्लूड करते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज GNP, विच मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? सो हमने पढ़ा था कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक नाम में ही दिख रहा है, तो जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी टोटल वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं GDP में। पर जब हम GNP की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मतलब जो भी इंडियन नेशनल्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं या अब्रॉड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी और कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब भी हम उन्होंने जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की है उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू को हम GNP में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो फॉरेनर्स कर रहे हैं प्रोड्यूस, चाहे वो इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंडियंस और फॉरेनर्स इन इंडिया जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम काउंट करते हैं। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कि हमारे इंडियन पीपल जो हैं वो किसी भी कंट्री में जाके कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम अपनी GNP में इंक्लूड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? देन GNP इज़ नॉट टेरिटरी स्पेसिफिक। हमने देखा ये नेशनल स्पेसिफिक होती है, ना कि टेरिटरी स्पेसिफिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया की GNP इज़ लेसर देन इंडियाज GDP। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको समझने से पहले हमको GNP का फॉर्मूला समझना होगा, ठीक है। तो GNP क्या होती है? दिस इज GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम को बाद में देखते हैं, पहले हम सिंपली देखते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। तो हमारी अब्रॉड से इनकम क्या होगी? जो भी इंडियंस होते हैं ना, किसी भी कंट्री के मान लो नेशनल्स हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अभी हमारे भी कितने इंडियंस हैं जो कि अलग अलग नेशंस में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे सेटल हुए हैं, वहाँ से वो इनकम अर्न कर रहे हैं। तो हम वो इनकम को हम लिखेंगे कि वो हमारी अब्रॉड से इनकम हुई है, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ इंडियंस ही बाहर वाली कंट्रीज़ में जाके काम कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फॉरेनर्स हैं कुछ, वो भी इंडिया में आके कुछ काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ से इनकम अर्न कर रहे हैं। तो जब हमको नेट इनकम निकालनी है फ्रॉम अब्रॉड तो हमको इस चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने जो इनकम यहाँ पे अर्न की है उस चीज़ को माइनस करेंगे, तब हम बोलेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हमारी हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? द नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ये होगा फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जो इंडिया में इनकम अर्न की है वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या मतलब हुआ? जब भी हमारे रेजिडेंट्स जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो बाहर से कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इनकम कब अर्न करता है बंदा? जब चाहे तो वो कुछ उनको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जब इंडियन जो है वो अब्रॉड में जाके कुछ सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करेगा तो उसको उसके बदले इनकम होगी, मतलब उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की बाहर जाके, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि उसने अपनी इंडियन सर्विसेज जो है उनको एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और जब कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में आके अर्न कर रहा है, मतलब वो इंडिया में हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो जब वो यहाँ से इनकम अर्न कर रहा है, मतलब वो हमको अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमने सर्विसेज फॉरेनर्स की इम्पोर्ट की है। इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो हमारा लास्ट में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का। ये होगा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यहाँ पे हमने देखा कि इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन अ कंट्री, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो इतना आपको याद रखना है कि इंडिया के केस में एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट जो है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब जो बाहर वाले फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आके ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, एंड इंडियन पीपल जो हैं वो बाहर जाके कम अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए इम्पोर्ट जो है इंडिया का वो ज़्यादा होता है एंड एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हमारा आंसर जो है इसका नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे 3 - 5 करो तो -2 माइनस में आएगा ना आंसर। तो इसीलिए हमारी नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, हमने कहा कि इंडिया की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो जीडीपी से कम है। वो क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इसकी तो हमारी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। ठीक है, माइनस कुछ आएगा, तो अब इस माइनस को ले जाओ आप उस साइड, तो लास्ट में क्या बनेगा हमारा, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, और ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो प्लस यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। इससे हमको क्या समझ में आता है कि जीडीपी जो है इट इज़ ग्रेटर देन जीएनपी, क्योंकि जीडीपी हम तब पहुँच पा रहे हैं जीडीपी में जब हम कुछ जीएनपी में ऐड कर रहे हैं, तो मतलब जीडीपी बड़ा है जीएनपी से। तो इसीलिए इंडिया के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कम है जीडीपी से, और जीडीपी ग्रेटर देन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। सो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था टॉपिक, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रॉस एंड नेट। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप होता है, सी जब हम कोई भी न्यू चीज़ लेते हैं, मान लो फार्मर ने ट्रैक्टर लिया और इसकी वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसका मे बी इंजन ख़राब हो जाए, कुछ वियर एंड टियर होगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, तो फार्मर को वहाँ पे खुद से भी कुछ ना कुछ रिपेयर के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। मान लो उसको 20 रुपीज़ लगाने पड़े, तो -20 रुपीज़ हो जाएंगे। तो जब भी ग्रॉस वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू जो है किसी चीज़ की, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टियर, कुछ डिप्रिसिएशन हुआ, जब हम उसको माइनस करते हैं तो लास्ट में हमारे जो 80 रुपीज़ बचे वो हमारी नेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट में जब हमको जाना है तो हमको माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जब हमको एनडीपी फाइंड करना है, एनडीपी फाइंड आउट करना है, तो मतलब जीडीपी में से आपको माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो आप पहुंच जाओगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सिमिलरली जब हम आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सी फैक्टर कॉस्ट मतलब जब आप फैक्टर कॉस्ट मतलब जो आपको फैक्ट्री में जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, और मार्केट प्राइस जब पूरी चीज़ बन के फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार होके मार्केट में आता है तो वहाँ पे होता है मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस अगर हमको जाना है तो हमको क्या करना होगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो उस पर कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। मान लो एक बिस्किट ही है, तो अगर वो किसी भी क्रॉप से बन के आ रहा है, ठीक है, मान लो कॉर्न से बन के आ रहा है, किसी भी क्रॉप से बन के आ रहा है वो बिस्किट, तो फैक्ट्री में उसकी कॉस्ट अलग है, लेकिन जब वो मार्केट में पहुंचा उस पर जीएसटी वगैरह लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। तो इसीलिए हमको मार्केट प्राइस में जब पहुंचना है हमको प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस सब्सिडीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब्सिडीज़ जो मिलती है वो तो इनपुट पे मिलती है। मान लो जो फार्मर था उसने जो भी क्रॉप के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स या सीड्स वगैरह लिए होंगे तो उस पर सब्सिडी मिली होगी, लेकिन हमको पता है कि जीडीपी में कभी भी जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जो इनपुट पे चीज़ें मिलती हैं, उसको काउंट नहीं करते। तो इसलिए सब्सिडीज हम माइनस कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, तो वो हमारी हो जाएगी मार्केट प्राइस। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस में जाएंगे हमको प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ करना है। ओके, एंड जब हम इसको ऑपोजिट करेंगे, जब हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस से इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे एंड प्लस सब्सिडीज़ कर जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ से अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ये बस उसका ऑपोजिट है, साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो फिर अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आने, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज, ये हमने ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। एंड इसी चीज़ को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 12th बुक। ओके, सो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्या है, तो ऑप्शंस में होगा NNP एट मार्केट प्राइस या NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमको लिखना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ओके, so this is it for today's lecture, and if you found this lecture useful, then do like the video, share it, and do subscribe to the channel. Thank you.